हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कह लें या फिर कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कह लें, दोनों का मतलब एक ही है। इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुरू करते हैं। व्हाट इज़ CBSE? कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती क्या है? इसमें होता यह है कि इन कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वी डेवलप सॉफ्टवेयर यूजिंग ऑलरेडी अवेलेबल कंपोनेंट्स। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें ये होता है कि हमारे पास पहले से बने बनाए कंपोनेंट्स मुख्तलिफ़ किस्म के मौजूद होते हैं। एक कंपोनेंट कोई एक फीचर प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा दूसरा फीचर प्रोवाइड कर रहा है, थर्ड कंपोनेंट है वो कोई तीसरा फीचर प्रोवाइड कर रहा है। हर एक फीचर के लिए या सेट ऑफ फीचर्स के लिए एक एक कंपोनेंट हमारे पास अवेलेबल होता है। जब हमें क्या होता है कि जो रिक्वायरमेंट देने वाला क्लाइंट होता है वो हमें रिक्वायरमेंट देता है कि यार मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो ये काम करे, मतलब वो 2-3 काम बता देता है, अपनी रिक्वायरमेंट्स बता देता है। हम क्या करते हैं कि एक बेस लेते हैं और उसके ऊपर वो पहले से बने बनाए कंपोनेंट्स तो हमारे पास होते ही हैं मौजूद हर एक अलग फीचर के लिए, और उन सबको उठाकर एक जगह पे इंटीग्रेट करते हैं और वो सॉफ्टवेयर रेडी हो जाता है और वो उठा के हम क्लाइंट को दे देते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है कि हर एक कंपोनेंट जो होता है उसका एक इंटरफ़ेस होता है। वो इंटरफ़ेस इसलिए होता है ताकि जब वो दूसरे कंपोनेंट के साथ जाके जॉइंट हो एक पूरा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, तो वो कंपोनेंट आपस में अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है। अब इसमें होता ये नहीं है कि आप कभी भी इस कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो एक्चुअल अप्रोच है वो यही है कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर स्क्रैच से ना बनाओ। आप बिल्कुल ज़ीरो से कोई भी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट लेके बनाना शुरू ना करो, क्योंकि उसके अंदर आपके एरर्स के ज़्यादा चांस हैं, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है, कॉस्ट ज़्यादा आती है। अच्छा, ये सारे इश्यूज़ होते हैं। तो आपने पहले से कंपोनेंट हर एक काम के लिए जो कि कॉमनली काम लोग करवाते हैं, कॉमन काम कोई भी लोगों को चाहिए होता है, उस सब का एक एक कंपोनेंट बना हुआ हो। जैसे ही आपके पास डिमांड आए वो सारे कंपोनेंट उठाओ। वो आपस में कंपोनेंट्स ऐसे हों कि उनके अच्छे इंटरफेस बने हुए हों, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और वो सारे कंपोनेंट उठा के जोड़ दो और आपका सॉफ्टवेयर रेडी हो जाए। ठीक है। अब इसके अंदर यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। इन दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ बिल्डिंग एनी सॉफ्टवेयर फ्रॉम द स्क्रैच। मैंने आपको बता दिया है। कंपोनेंट कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय देयर वेल डिफाइंड इंटरफेसेस, ये भी आपको बता दिया। अब इसमें देखें, इसमें प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए कंपोनेंट्स की। जब आप कंपोनेंट्स अलग से बना रहे हो कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को माइंड में रखते हुए और इस अप्रोच को देखते हुए कि हम कंपोनेंट्स बना के रख देते हैं, तो कल जब भी रिक्वायरमेंट्स आएंगी तो जो जो कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होगी हम वो कंपोनेंट उठा के जोड़ के एक सॉफ्टवेयर बना देंगे। तो इस अप्रोच के लिए अगर आप सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स बना के रख रहे हैं तो आपकी क्या खसूसियात होनी चाहिए उन कंपोनेंट्स के अंदर, क्या क्या बातें आपके माइंड में होनी चाहिए। तो पहली बात ये कि इंडिपेंडेंटनेस, मतलब कंपोनेंट जो आप बना रहे हो वो कंपोनेंट खुद एक मुकम्मल कंपोनेंट होना चाहिए, वो किसी और कंपोनेंट पे डिपेंड ना कर रहा हो। मतलब ऐसा ना हो कि इस एक कंपोनेंट को चलने के लिए किसी और कंपोनेंट की ज़रूरत है। जहाँ तक ये चीज़ आप जिस लेवल तक आप ये चीज़ अचीव कर सको उसकी इंडिपेंडेंटनेस तो वो आपको करनी चाहिए। जितना इंडिपेंडेंट कंपोनेंट होगा उतना ही अच्छा होगा। स्टैंडर्डाइज्ड, मतलब जो उनका इंटरफेस है ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने ही रूल्स लेके बैठ जाओ और उनके थ्रू आप जो है इंटरफेसेस बना लो। आपका एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड होना चाहिए, आपने उसी की बेस के ऊपर इंटरफेस बनाया हुआ हो ताकि वो दूसरे कंपोनेंट के साथ कनेक्ट हो सके। जैसे कि एक नोकिया था, तो नोकिया क्या करता था कि उनका एक यूनिवर्सल इंटरफेस था, एक वो गोल पिन वाला चार्जर। अब वो आप कहीं पे भी चले जाओ, ऐसा नहीं होता था कि इंग्लैंड के अंदर नोकिया का चार्जर कोई और है, अमेरिका में कोई और है, इस तरीके से नहीं था। जब उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया कि गोल पिन वाला चार्जर है तो वही होता था। तो लोग लोग नोकिया ही यूज़ किया करते थे और इतना एक कॉमन ट्रेंड बन चुका था कि लोग अपना चार्जर लेके साथ ट्रैवल नहीं करते थे। उनको पता होता था कि हम जहाँ भी जाएंगे नोकिया का चार्जर मिल जाएगा। उस बोलते थे कि नोकिया का चार्जर देना यार, लोग दे देते थे और वो हम लगा देते थे। अब एक नया स्टैंडर्ड आ गया है USB केबल वाला, और अब आहिस्ता आहिस्ता वो कन्वर्ट हो रहा है USB 2.0 की तरफ। तो अब सारे के सारे उसी तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड चल रहा है। इसी तरीके से ये आपको एग्जांपल मैंने कंपोनेंट की नहीं दी है, मैंने एक स्टैंडर्ड की दी है कि स्टैंडर्ड होने से चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो आप जो कंपोनेंट बनाए उनके जो इंटरफेस होंगे कनेक्शन करने के लिए वो स्टैंडर्ड होने चाहिए। हर कंपोनेंट का आपने अपने तरीके से नहीं डिफ़ाइन कर लेना एक कनेक्शन करने वाला तरीका। आपने एक इंटरफेस, एक स्टैंडर्ड मेथड आप कोई बना लें, उसकी बेस पे इंटरफेस बनाएं ताकि हर कंपोनेंट दूसरे के साथ कनेक्ट हो सके। डिप्लॉयबल, ये वही बात आ जाती है दोबारा कि आपके कंपोनेंट के इंटरफेस इतने अच्छे होने चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर और ईजीली हर किस्म की एप्लीकेशन के अंदर डिप्लॉयबल हो। ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंटेड, मतलब इसमें यह कि आपका कंपोनेंट हो सकता है आज इस सॉफ्टवेयर में यूज़ हो रहा है, कल कोई और सॉफ्टवेयर बनाते हुए वहाँ पे ऐसी रिक्वायरमेंट हो जो कि आपका कंपोनेंट बनाया हुआ फुलफ़िल
फुलफ़िल कर रहा हो, तो आप क्या करें कि आप वहाँ पे भी दे सकें उस सॉफ्टवेयर के अंदर भी उस कंपोनेंट को इस्तेमाल करने के लिए। तो वो इस्तेमाल तभी हो सकेगा जब वो वेल डॉक्यूमेंटेड होगा, उसकी हर एक चीज़, टर्म्स एंड कंडीशन, उसके यूजेज मेथड, उसके इंटरनल फंक्शंस की हर एक चीज़ आपने बहुत अच्छे से अगर डिफ़ाइन की हुई होगी तो तभी वो इस्तेमाल हो सकेगा। तो उसको आपने डॉक्यूमेंटेड अच्छे तरीके से करना है, उसकी चीज़ें अच्छे से डिफ़ाइन करनी है। तो ये वो खसूसियात हैं जो एक कंपोनेंट की होनी चाहिए। कौन से कंपोनेंट की? जो कि कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन किया जा रहा है। सो नेक्स्ट चलते हैं, बेनिफिट्स ऑफ सीबीएसई। अच्छा, ये काम तो हम कर ही रहे हैं। पहले स्ट्रक्चर्ड अप्रोच हुआ करती थी, एक सीधा सीधा कोड लिखा करते थे, फिर उसकी एक नुकसान सामने आया कि अगर उसमें ज़रा सा भी कहीं एक पोर्शन में प्रॉब्लम आ जाए तो फिर पूरा का पूरा कोड किसी काम का नहीं रहता। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमने निकाल दिया क्या, ऊप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट। उसमें क्या होता था कि हम अलग सारा काम अलग अलग क्लासेस में करते थे, वो क्लासेस के अंदर भी अलग अलग मेथड्स के अंदर हर काम का होता था। तो उसमें ये होता था कि अगर एक क्लास ख़राब हो भी जाए तो बाकी क्लासेस वर्क करती रहती थी, अगर वो उस क्लास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। तो अब उसके ऊपर अब वो ऊप का कंसेप्ट कुछ अर्सा चला, अब जो नया कंसेप्ट आ गया है वो आ गया है कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। अब इसमें क्या हो रहा है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं? कुछ बेनिफिट्स तो इसमें आपको यही मिलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाले, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से ये बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। ये कैसे? चले पहले आपको ये बेनिफिट्स बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बताता हूँ, फिर आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, बेनिफिट्स क्या हैं इसके? सबसे पहली बात है कि रीयूजेबिलिटी, मतलब आप इसको, वही बात है, कंपोनेंट आपने बना लिया, अब वो आपका एक कंपोनेंट कोई स्पेसिफिक काम करता है, तो अब कल आप जो भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे और उस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको वही काम जो है करवाना होगा, तो आप दोबारा से उसको बैठ के कोड नहीं करोगे। आपने जो कंपोनेंट बनाया हुआ है अच्छे इंटरफेस के साथ, अब उसी को दोबारा रीयूज़ कर लोगे। एक्सटेंसिबिलिटी ये हो गई है कि आप अपनी मर्ज़ी के फ्यूचर, एक प्लग एंड प्ले वाला हिसाब है, जैसे बच्चों के एक वो ब्रिक्स आते हैं ना, वो उनको प्लग कर करके कोई भी चीज़ बना लेते हैं, और कुछ प्लग्स उसके कुछ ब्रिक्स निकाल कर तो वो कोई और शेप बन जाती है, कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करके तो कोई और शेप बन जाती है, उन्हीं के थ्रू कर रहे होते हैं। वो छोटे छोटे से कंपोनेंट ही हैं बेसिकली। अब इसी तरीके से एक्सटेंसिबिलिटी में ये है कि मुझे 3 फीचर्स चाहिए थे, मैंने वो 3 कंपोनेंट्स उठाए अलग अलग, जो कि वो 3 फीचर्स प्रोवाइड कर रहे थे, उन सबको जोड़ के एक सॉफ्टवेयर बना दिया। अब वो 3 फीचर काम कर रहे हैं। कल मुझे एक एक्स्ट्रा फीचर की ज़रूरत पड़ी तो मैंने क्या किया कि वो एक्स्ट्रा फ्यूचर का कंपोनेंट कहीं से ख़रीदा, मार्केट में अवेलेबल था, और मैंने उठा के वो 4th फ्यूचर भी उसमें इम्बेड कर दिया। अब मुझे ज़रूरत पड़ रही है कि जनाब मैंने सिर्फ 4 फ्यूचर लगा दिए हैं, लेकिन जो फर्स्ट नंबर वाला फ्यूचर था वो अब इस्तेमाल ही नहीं होता, बाकी 3 जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं, तो मैंने उसको वापस उतार दिया। तो अब इस तरीके का काम है। तो एक्सटेंसिबिलिटी के अंदर ये है कि आप जब दिल चाहे अपने पहले से मौजूद सॉफ्टवेयर में और कंपोनेंट ऐड करके उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, और अगर चाहें तो आप उसको निकाल भी सकते हैं। मेंटेनेंस इसकी बहुत आसान हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी मेंटेनेंस बहुत आसान हो गई है। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी उसके अंदर क्लासेस एक दूसरे के साथ लिंक तो होती थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रोग्राम में घुस के अगर मेंटेनेंस करनी पड़े या बहुत ज़्यादा कोडिंग लेवल पे जाना पड़े तो बहुत अजाब हो जाता था। अब इसके अंदर मेंटेनेंस का ये सिस्टम नहीं है। बने बनाए कंपोनेंट्स हैं, उठा के लगा दो, उनको यूज़ करते रहो। एक कंपोनेंट में कोई इशू आ रहा है तो उसको उतार के साइड पे कर लो, और उसमें अगर कोई रिपेयरेबल है, ठीक होने के काबिल है, ठीक हो सकता है तो उसको ठीक करो, अगर नहीं हो सकता तो उसको थ्रो करके उसकी नई कॉपी ला के लगा दो। सिंपल सी बात है। मेंटेनेंस का खर्चा इसमें जिस तरीके से पहले स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होता था, वो वाली बात यहाँ पे नहीं रही। अभी तक आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें सिमिलर लग रही होंगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से, लेकिन ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से बहुत चेंज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से बहुत चेंज कैसे है, मैं आपको एक डिफरेंस, मेजर डिफरेंस बता देता हूँ, जिससे आपको इसमें और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर डिफरेंस करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता था कि क्लाइंट आया, उसने रिक्वायरमेंट्स दी। रिक्वायरमेंट्स देने के बाद आपने क्या किया, उसके रिक्वायरमेंट्स लेके उन की बेस पे सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दिया। अब आप काम तो वही कर रहे हो, आप चीज़ें तो सब अलग अलग बना रहे हो क्लासेस की फॉर्म में, लेकिन क्या है, बना तो रहे हो ना। मतलब ये कि आप कोडिंग पहले स्ट्रक्चर करते थे, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बाद आने के बाद आपने क्या किया कि इन दी फॉर्म ऑफ क्लासेस करना शुरू कर दिया, लेकिन स्टिल आप कोड कर रहे हो, स्क्रैच से सॉफ्टवेयर बना रहे हो, ऐसा ही है। लेकिन अब कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं होगा। कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या होगा कि आप स्क्रैच से चीज़ें नहीं बनाओगे, आपके पास हर कंपोनेंट कोई एक वेबसाइट पे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा, कोई दूसरा कंपोनेंट जो है किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर ऑन पेमेंट अवेलेबल होगा।
आप रैंडम प्लेसेस से, रैंडम डेवलपर से, रैंडम सॉफ्टवेयर कंपनी से आप जो है कंपोनेंट्स बाय करोगे और उन सबको बाय करके इकट्ठा करके एक जगह पे उनको मर्ज कर दोगे, उनको जोड़ दोगे तो सॉफ्टवेयर बन जाएगा। आपको स्क्रैच से कुछ भी कोड नहीं करना बैठ के। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये होता था कि आप काम क्लासेस में करते थे बट स्टिल आप रिक्वायरमेंट्स को कोड करते थे। लेकिन जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कंपोनेंट्स बने बनाए हर काम के अवेलेबल हैं, आप उनको उठा के जोड़ देते हो। अब ये देखो, ये जो सीबीएसई का कंसेप्ट था ये सिर्फ सॉफ्टवेयर तक अब लिमिटेड नहीं रहा। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये आ रहा है तो सॉफ्टवेयर के साथ साथ ये हार्डवेयर पे भी अब कंपनीज इंप्लीमेंट कर रही हैं। इसकी मैं आपको जो है दिखाता हूँ। देखिए, कंपनीज आर नाउ इम्प्लीमेंटिंग दिस अप्रोच टू सॉफ्टवेयर, दे आर इम्प्लीमेंटिंग इट टू द हार्डवेयर एज वेल। ठीक है, अभी हार्डवेयर पे भी लग रही है, स्पेशली गूगल हो गई, ZTE हो गई, MI हो गई, ये जो है ये सोच रही हैं कि हम मोबाइल भी अब इसी अप्रोच पे बनाएं। सही हो गया। इवन दिस इज़ बिकमिंग कॉमन इन दी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, दे आर फोकसिंग इन प्लग एंड प्ले अप्रोच। मतलब अब जो ऑटोमोबाइल आपकी गाड़ियों की इंडस्ट्री है ना, उसमें भी ये चीज़ कॉमन होती जा रही है कि कंपोनेंट्स इस तरीके से बनाए जा रहे हैं सेंसर बेस कि अगर किसी में मसला आता है तो सेंसर ब्लिंक करता है, बताता है कि इस कंपोनेंट में इशू आ गया है। कंपोनेंट को प्लग किया हुआ होता है, उसको उतारते हैं, उसको प्लग करने के बाद डीप्लग करके और उसके बाद जगह नया कंपोनेंट ला के वो प्लग कर देते हैं एंड दैट्स इट, आपकी गाड़ी दोबारा स्टार्ट हो जाती है। इसी तरीके से मोबाइलों के अंदर भी अब कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, इवन के हार्डवेयर लेवल पे भी। तो ये देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये क्या है, अब एक बोर्ड है जो आपको सामने नज़र आ रहा है। ये आपके सामने एक बोर्ड है जिसके ऊपर छोटे छोटे से डॉट्स हैं, ये आपके बेसिकली कंपोनेंट्स को प्लग करने के डॉट्स हैं। ये पूरा बोर्ड है एक मोबाइल का। अब आपको जो जो फीचर्स चाहिए उन सब के बने हुए कंपोनेंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये देखें जनाब, ये बैटरी है जहाँ पे आपको मेरा कर्सर नज़र आ रहा होगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से और कोई फ्यूचर होगा, ये जो है, सॉरी, हाँ जी, ये जो है आपका क्या है कि ये ब्लूटूथ है। इस तरीके से ये आपका कैमरा है। मतलब हर चीज़, ये जो आपका रोटेशन वाला सेंसर होता है ये वो है। हर चीज़ अलग अलग अवेलेबल है। ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता आपकी बैटरी ख़राब हो जाती है मोबाइल की, तो आपने सिर्फ क्या करना है कि बैटरी यहाँ कहीं आपने प्लग की हुई होगी इस बोर्ड पे, आपने उसको उतारना है और उठा के नहीं लगा देनी है, जैसे कि पहले वाले मोबाइल में हुआ करता था। आपका अगर कोई और, जैसे आपको फॉर एग्जांपल आपका ब्लूटूथ ख़राब हो जाता है तो आपने क्या करना है कि ब्लूटूथ का ये छोटा सा कंपोनेंट है, यहाँ कहीं कॉर्नर में फिक्स हुआ होगा, आपने उसको पकड़ के खींच के उतारना है, वो उतार के तो नया ब्लूटूथ लगा देना है। कैमरा ख़राब हो जाता है तो ऐसे ही आपने कैमरा बाय करना है, उठा के नया ला के लगा देना है। अलग अलग हर चीज़ के कंपोनेंट हैं। अगर आपको मोबाइल के अंदर जो है फॉर एग्जांपल कैमरे की ज़रूरत ही नहीं है, आप कहते हो यार कैमरा में तो इस्तेमाल ही नहीं करता, तो आप ठीक है, आप कैमरे वाला कंपोनेंट लगवाओ ही ना, आप उसको रहने दो, आप बाकी कंपोनेंट उसकी जगह कोई और लगवा लो। इसी तरीके से आप कहते हो कि यार अब ब्लूटूथ इस्तेमाल नहीं होता, अब मैं फ़ाइलों की शेयरिंग भी जो है शेयर इट वगैरह इस्तेमाल करके वाईफाई के थ्रू कर लेता हूँ, ब्लूटूथ की ज़रूरत नहीं है, तो आप ब्लूटूथ का कंपोनेंट ना बाय करो, आप उसको ना लगाओ, आप उसकी जगह कोई और लगा दो। तो ये है बेसिकली कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये मैंने आपको एक मॉडल उठा के मोबाइल का दिखाया है, ये वैसे हार्डवेयर लेवल का मॉडल है, तो ये मैंने आपको दिखाया है। लेकिन यही अप्रोच सॉफ्टवेयर के अंदर भी, सॉफ्टवेयर बेस्ड लेवल पे भी इम्प्लीमेंट हो रही है और इसी तरीके से कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग काम कर रही है। सो आई थिंक सो कि आपको कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, जो कि मैंने आपको एक कंपोनेंट बेस्ड हार्डवेयर डेवलपमेंट की एग्जाम्पल भी दिखा दी है। तो आई थिंक सो कि अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ ना समझ में आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर हमने कोई चीज़ गलत बता दी हो, गलती हमसे भी हो सकती है, तो आप करेक्शन कर सकते हैं ताकि बाकी लोग भी उस कमेंट को पढ़ के अपनी करेक्शन कर सकें। थैंक यू वेरी मच।